हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर है। इस पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं, यानी क्वेश्चन विथ आंसर आपको बताऊंगा और ये पूरा पेपर आपको हल करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हल करना है। ये एक वायरल पेपर है 2025 न्यू पैटर्न पर आधारित पेपर है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र का पेपर है, पेपर कोड भी आप देख सकते हैं 110 QX। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहता है। इकोनॉमिक्स का समय 3 घंटा 15 मिनट हर एक सब्जेक्ट के लिए। 497 ये भी कोड है। उसके बाद में देखिए निर्देश में समय 15 मिनट दिया जाता है इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। नोट में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। जो सभी प्रश्न होता है इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न उसके अंक निर्धारित है, यानी जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे आपको उसके सामने उसका अंक आपको दे दिया जाएगा कि इतने प्रश्न का इतना है। बाकी का ये जो निर्देश है इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको पेपर में क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आराम से इसको पढ़ लीजिए वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको चलिए हम देख लेते हैं। ये पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। ऐसे ही कुछ पेपर में भी दिया जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र समानता वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। कितने को प्रदर्शित करता है यहाँ पर देख सकते हैं। 1 नंबर का ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो उसके सम्मुख 1 अंक दिए हुए हैं। तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो 2 हो जाएगा, यानी 2 संभावना वक्र वस्तुओं के वैकल्पिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। तो पहले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति में बाजार कीमत क्या है, घटती है, बढ़ती है, सामान्य रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1-1 नंबर का क्वेश्चन है और शुरुआत में ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कितना ज़्यादा हमें बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करना इंपॉर्टेंट है आपको इसी मॉडल पेपर के थ्रू पता चल जा रहा होगा। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछा जाता है। तो एग्जामिनर का जो माइंडसेट होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न से ही आपकी कॉपी को वो जज कर लेता है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर है कितने अच्छे से दिया होगा या नहीं दिया होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो दूसरे क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा घटती है, यानी अतिरिक्त जो पूर्ति की स्थिति में बाजार कीमत है ये घटती है। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको द्रव्यक लागत भी कहा जाता है। जो द्रव्यक लागत है ये किसको कहा जाता है, मौद्रिक लागत, अवसर लागत, सीमांत लागत या कुल लागत। तो तीसरे का आपका ए ऑप्शन यानी मौद्रिक लागत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पेपर आपको हल करना है और यदि आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो क्या करना है, आपको सिंपल सा इंस्टाग्राम पर आइए, मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं पेपर दे दूँगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, गिफिन वस्तु वो वस्तु है जिसकी मांग क्या है, कीमत बढ़ने से बढ़ती है, कीमत घटने से घटती है या आय बढ़ने से बढ़ती है, आय बढ़ने से घटती है। तो 4 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। कीमत घटने से क्या है, घटती है। तो 4 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई है, यानी ये जो व्याख्या ये बेसिकली किसके द्वारा की गई है। तो इनमें से 5वें का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मार्शल हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो है गूगल पर दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, गॉसेन दिखा रहा था, यानी 5वें का ए दिखा रहा था। बुक के हिसाब से देखा जाए तो आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर देखिए, गैर योजनागत व्यय में कितने शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएगा, यानी अपादान भी हो जाएगा, रक्षा रेखाएं भी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में सी वेतन और पेंशन भी हो जाएगा, जो कि 6 का आपका डी, यानी ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कार्यक्रम क्या था। तो जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कार्यक्रम था ये आपको बताना है। 7वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1929 से 30 तक था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो आर्थिक मंदी का प्रारंभ हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से प्रारंभ हुआ और पूरे दुनिया पूरे विश्व में क्या है फैल गया। ठीक है, इसमें क्या है, पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चली गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका
जानते ही हैं आप लोग, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। उसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, इसके बारे में बताइए। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु इसकी मांग जो है बेलोचदार होती है, तो 8वें का C हो जाएगा आपका, नमक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा साबुन भी हो जाएगा, जो कि गूगल पर दे रहा था, इसका ऑप्शन साबुन भी है और नमक भी है, ठीक है। तो 8वें का C ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बचत को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। तो भैया बचत को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? वो आपकी दूरदर्शिता है, ठीक है, ब्याज की दर नहीं होगा। MPS का फुल फॉर्म बताइए। MPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मारनिगल, ठीक है, मॉरनिगल, यहाँ पर देखिए मारनिगल प्रोपेंसिटी टू शेव, मॉरनिगल प्रोपेंसिटी टू शेव। और APS का फुल फॉर्म आपका क्या है? अवरेंज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी औसत बचत की प्रवृत्ति। APS MPS सीमांत बचत की प्रवृत्ति, ठीक है, बचत की निर्धारित करने वाला तत्व यही है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, केवल कुछ बड़े विक्रेता इसकी विशेषता है। तो भैया कुछ बड़े विक्रेता इसकी विशेषता है, क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आपका राइट आंसर C हो जाएगा, अल्फा अधिकार हो जाएगा। अल्फा या अल्फा अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को मॉडल पेपर से सॉल्यूशन कर दिया है इसका, यानी इसको हल कर दिया है। अब पेपर में आपके हर एक चैप्टर से चाहे एक क्वेश्चन पूछा जाए या पूरे बुक में से हर एक चैप्टर से कहीं से भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं अपने चैनल पर स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों की भी तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग वीडियोज को नहीं देख रहे हैं तो जाकर अभी देखिए, क्योंकि तैयारी अच्छे से हो रही है, ठीक है, चैनल पर अच्छे से तैयारी हम लोग करा रहे हैं चैनल पर। तो 10 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तिरती विनिमय दर से आप क्या समझते हैं? जो तिरती विनिमय दर है इससे आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का क्वेश्चन है और हमने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दिया था कि ये पेपर में पूरा हल करके आपको बताऊंगा और इसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। ईमानदारी से क्वेश्चंस को लिख लीजिए सबसे पहले कॉपी में, फिर आप सारी चीज़ों को देखिएगा। उत्तर देखिए कि तिरती विनिमय दर प्रणाली से अभिप्राय उस प्रणाली से है जो बाजार की मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। इसे नम्न या स्वतंत्र विनिमय दर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, नम्न या स्वतंत्र विनिमय दर कहते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देख सकते हैं, आराम से वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, आप लोगों को पता होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। यहाँ पर इसका उत्तर देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित सिद्धांत जो होते हैं हमें इसका अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, दूसरा है अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत, तीसरा है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का सिद्धांत और चौथा है राष्ट्रीय आय। ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अध्ययन है, जो कि आप देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए अति लघु उत्तरीय का कि स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं का उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यानी भैया हमें उदाहरण की सहायता से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। उत्तर देखिए, सबसे पहला हम स्थानापन्न वस्तुएं देख लेते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिन्हें एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में चाय व कॉफ़ी, इन वस्तुओं के सापेक्ष या सापेक्ष ये पाया जाता है। जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। यानी कोई एक वस्तु है, इसकी कीमत जो होती है वो प्यारी विद्यार्थी कम हो जाती है, फिर वही अपोजिट उसका जो दूसरा है उसको भी, यानी उसका जो मांग हो जाता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। उसका देखिए पूरक वस्तुएं देख लेते हैं। पूरक वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिन्हें एक साथ प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में कि कार एवं पेट्रोल, इन वस्तुओं के सापेक्ष यह पाया जाता है कि जब एक वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यानी किसी की कीमत कम है तो उसका अपोजिट यानी उसका वो बढ़ जाएगा, कम का बढ़ जाएगा और जिसका
एक प्रकार से क्या है, कम है कीमत, यानी जिसकी वस्तु की कीमत कम है उसकी दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं का उदाहरण है, जो कि मैंने उदाहरण के रूप में आपको समझा दिया है, समझ में आ गया होगा आपको। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेलूचदार मांग का अर्थ बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का आपको इसका है, और कितने शब्दों में लिखा है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा निर्देश को, तो आपको पता होगा, और इसी हिसाब से आपको कॉपी में जो है लिखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र की कॉपी में आपको सेम इसी तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, और जितने भी प्रश्न हैं, मान लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है या लघु उत्तरीय प्रश्न है, जितने शब्दों में पूछा जाए उतने में ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जो आपका मतलब जो आगे आएगा पेपर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसका आंसर तो आपको 300 शब्दों में देना है एक एक प्रश्न का, तो उसके लिए आप टाइम बचा कर रखिएगा। ठीक है, तो बेलोचदार मांग क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। उत्तर कि जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होता है, तो उसे वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर वस्तु की मांग को क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, सीमांत और औसत लागत में भेद कीजिए। ठीक है, सीमांत और जो हमें औसत लागत है इसमें भेद या अंतर बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, ये भी देख सकते हैं, उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं, जबकि कुल लागत को उत्पादन की मात्रा में भाग देने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह औसत लागत कहलाता है। ठीक है, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि हमने दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझने के लिए आप क्या कीजिए, सिंपल सा वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, और वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाजार क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्तर देखिए, सबसे पहला है क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर, तीसरा है बिक्री के आधार पर, और चौथा है बिक्री की मात्रा के आधार पर, पांचवा है प्रतियोगिता के आधार पर, और 6 है वैधानिकता के आधार पर। ये 6 प्रकार के बाजार के आधार का वर्गीकरण किया जा सकता है। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछा जाता कि बाजार क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए, फिर इन सभी का आपको आंसर लिखना पड़ता है, यानी कि क्षेत्र के आधार पर कैसे, समय के आधार पर कैसे, यानी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ता है। फिलहाल ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो इतने में इसका आंसर देते हैं, 3 नंबर आपका फिक्स है, कोई नहीं काटेगा इकोनॉमिक्स में। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। जो भी राष्ट्रीय आय है इसको हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, राष्ट्रीय आय का आशय एक वर्ष की अवधि में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्यों के योग से है, जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित होती हैं। जिसमें जो भी विदेशी आय है उसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे दूसरे शब्दों में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली प्रतिफल, लाभ, लगान, ब्याज, वेतन, मजदूरी के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि 18 नंबर है कि आदेश मुद्रा क्या है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आदेश मुद्रा के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर है कि वो मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है आदेश मुद्रा कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी नोट तथा सिक्कों को सम्मिलित किया जाता है। एक देश के लोग इस मुद्रा को कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, विनिमय के माध्यम के लिए रूप में स्वीकार करने के लिए क्या है, बाध्य होते हैं। तो जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन था कि आदेश मुद्रा क्या है, इसके बारे में भी बता दिया है। ये सभी प्रश्न आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 6 नंबर का होता है। यानी एक प्रश्न का जब आप लोग उत्तर लिखेंगे कॉपी में, तब आपको एग्जामिनर 6 नंबर देगा। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इसका भी मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, यानी जो भी मैं 6 प्रश्न को बताऊंगा उसका भी मैं उत्तर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
राजस्व घाटा क्या है और इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। जो राजस्व घाटा है ये क्या है, इसके हमें प्रभाव के बारे में बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देखिए, उत्तर है राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट। क्या है? डिफिसिट। यानी इसमें है देखिए कि राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। क्या है? इसके अधिशेष को बताता है। जैसे राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, ये राजस्व घाटा है। अब इसके प्रभाव के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये राजस्व घाटे के प्रभाव है। इसके प्रभाव क्या है? निम्न प्रकार से, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताए गए हैं जिससे ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला पॉइंट है राजस्व घाटे के ज्ञात, यानी राजस्व घाटे से ज्ञात होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय के वित्तीयन के लिए कर रही है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इससे ये भी ज्ञात होता है कि राजस्व घाटा या तो उधार के रूप में देनदारी बढ़ता है या विनिवेश के माध्यम से संपत्ति कम करता है। ठीक है, तो ये राजस्व घाटे के प्रभाव है। तीसरा है अधिक राजस्व घाटा सरकार के लिए चेतावनी का संकेत है कि या तो सरकार व्यय का कम करे या राजस्व को बढ़ाए। ठीक है, उसके बाद में यह वास्तविक बजट में नियमित और आवृत्ति खर्च को पूरा करने की सरकार की असमर्थता को दर्शाता है। कि ठीक है, तो ये जो पूछा गया था कि राजस्व घाटा क्या है, इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, तो ये इसके प्रभाव है जो कि आप लोग देख सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। ठीक है, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन में 6 नंबर आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर ब्रेटन, यहाँ पे देखिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली को लिखिए। भैया इसके प्रणाली के बारे में हमें पूर्ण रूप से बताना पड़ेगा इसका आंसर। उत्तर देखिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मनी फंड जिसको कहा जाता है और विश्व बैंक की स्थापना के साथ ही स्थिर विनिमय दर प्रणाली की पुनर्स्थापना भी की गई। ये पूर्व की स्वर्णमान प्रणाली से भिन्न थी। इस प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय करेंसी को परिवर्तित करने के साथ ही डॉलर को विनिमय दर के केंद्र के रूप में अपनाया गया। इस प्रणाली में अमेरिकी डॉलर एक निश्चित मूल्य पर स्वर्णमान निर्धारित किया गया। इस प्रणाली को यहाँ पर देखिए जो ये प्रणाली है इसको क्या कहा गया? सामंजस्यनीय सीमा प्रणाली भी कहा जाता है। किसी भी देश की मुद्रा के समता मूल्य में समायोजन केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति से ही संभव था। क्या थे? इससे संभव था। तो जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली है इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसका आंसर मैंने दे दिया है। इतने शब्दों में आपको इसका आंसर देना था जो कि 6 नंबर आपको दे दिएगा। अब आपको यहाँ पर आसान लग रहा होगा ये जो है लाइनें, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर देगा तो एग्जामिनर को आप उसको क्वेश्चन का आंसर भी बड़े में चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 21 नंबर कि मधुर संगीत सुनने से सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, इस अपवाद की पुष्टि कीजिए। हमें ये जो अपवाद है इसकी क्या करनी है? पुष्टि करना है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। उत्तर देखिए कि यह सत्य है कि किसी गीत के मधुर संगीत, किसी रोचक पुस्तक की पंक्तियाँ, किसी भावपूर्ण कविता की पंक्तियाँ सुनने के पश्चात वह मन को भाने लगती है तथा उन्हें बार बार पढ़ने व सुनने का मन होता है, जिससे उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। जिससे उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है प्यारे विद्यार्थी? बढ़ती है। ठीक है, इसमें और है कि उपयोगिता हास नियम के अंतर्गत कुछ मान्यताओं को पूरा करने पर आवश्यक रूप से लागू होता है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा ऐसी परिस्थितियां भी बताई गई हैं कि जिन पर ये लागू नहीं होता। उनमें यहाँ देखिए उनमें एक वास्तविक अपवाद है। प्रश्न में दिया गया उदाहरण वास्तविक अपवाद का एक उदाहरण है, जिसमें आलोचकों के अनुसार एक अवस्था ऐसी आवश्यक आती है जब इन रोचक कविताओं, कहानियाँ एवं मधुर संगीत से व्यक्ति को कम उपयोगिता प्राप्त होने लगती है। ठीक है, तो मधुर संगीत सुनने की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, इस अपवाद की पुष्टि कीजिए। इसके बारे में इसका आंसर देना था। इसका आंसर मैंने दे दिया है। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि क्रमागत उत्पत्ति हास नियम की तीनों अवस्थाओं को समझाइए।
जो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम है इसकी 3 अवस्थाओं के बारे में बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए उत्तर में देखिए, सबसे पहले हम प्रथम अवस्था के बारे में जानेंगे। जब उत्पादन में श्रम व पूंजी की 3 इकाइयाँ लगाई जाती हैं तो सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और कुल उत्पाद क्रमशः बढ़ जाते हैं। अतः उत्पत्ति वृद्धि नियम या वृद्धिमान प्रतिफल नियम क्रियाशील हो रहा है। द्वितीय अवस्था में कि श्रम व पूंजी साधन की चौथी इकाई लगाने पर सीमांत उत्पाद, यहाँ पे देखिए सीमांत उत्पादन स्थिर हो जाता है, अर्थात स्थिर प्रतिफल नियम क्रियाशील हो रहा है। श्रम व पूंजी साधन की 5वीं व 7वीं इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन घटने लगता है। ठीक है, ये क्या है, घटने लगता है। तृतीय अवस्था में देखिए कि श्रम व पूंजी की 8वीं व 9वीं इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तथा कुल उत्पादन भी घटने लगता है। अतः तृतीय अवस्था में उत्पादन कार्य नहीं हो सकता। तो ये जो इसमें बताए गए थे 3 अवस्थाओं के बारे में, हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में आपको बता दिया है कि कैसे है, आप देख सकते हैं। और इसको समझने के लिए आपको वीडियो को रोक कर देखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक लाभ एवं लेखांकन लाभ में क्या अभिप्राय है, ये बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए कि अर्थशास्त्र में लाभ की निम्न जो है अवधारणाओं को समझाना आवश्यक है। निम्न जो अवधारणाओं को क्या है, समझाना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आर्थिक लाभ को देखते हैं, यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। हाँ, आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट। आर्थिक लाभ से आशय कुल प्राप्तियाँ TR कुल लागत TC के माय अंतर से है, जबकि कुल लागत में स्पष्ट एवं निहित दोनों को ही शामिल किया जाता है। आर्थिक लाभ बराबर TR माइनस TC से स्पष्ट लागत प्लस निहित लागत दोनों। और लेखांकन लाभ में अकाउंटिंग प्रॉफिट में कि लेखांकन लाभ भी कुल प्राप्तियों एवं कुल लागत के मध्य के अंतर को प्रदर्शित करता है, परंतु इसकी गणना हेतु कुल लागत में केवल स्पष्ट लागतों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि लेखांकन लाभ बराबर TR माइनस TC में केवल स्पष्ट लागत, वहाँ पर प्लस क्या है, स्पष्ट लागत प्लस निहित लागत दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर केवल स्पष्ट लागत होता है। तो दोनों में आप देख सकते हैं इसका क्या अभिप्राय था, हमने दोनों अभिप्राय के बारे में बता दिया है। अब देखिए हमारा लघु उत्तरीय का सिर्फ आखिरी क्वेश्चन है कि 1929 की महामंदी का वर्णन करें। हमें इसकी पूरी जानकारी के बारे में बता देना है कि 1929 की महामंदी के दिन क्या हुआ था, पूरा विस्तार से हमें बताना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, वर्ष 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कई कारखाने बेकार पड़े थे। श्रमिकों को काम से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 1929 से 1933 तक बेरोजगारी थी। क्या है, बेरोजगारी थी। दर 3% से बढ़कर 25% तक बेरोजगारी की दर पहुंच गई थी। इस अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त अवधि में लगभग 33% की गिरावट आई। यानी भैया जो अमेरिका है इसमें क्या है, 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं ने अर्थशास्त्रियों को नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने के लिए प्रेरित किया और किन्स की पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इस दिशा के एक प्रयास साबित हुआ। ये जो पुस्तक है, पुस्तक के रूप में यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें इन पुस्तक का जिक्र किया जाता है कि भैया बताइए कि इन पुस्तक के लेखक कौन है। तब आपको बताना रहेंगे भैया कौन हो जाएंगे, किन्स हो जाएंगे इस पुस्तक के लेखक। तो भैया अमेरिका में 1929 में महामंदी आया, जिसमें क्या है 3% से लेकर 25% तक जो है बेरोजगारी की दर की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और 1929 में अमेरिका में सबसे पहले मंदी आया और पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे आर्थिक घाटा हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अब हम देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि केवल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को विस्तार से बताइए। हमें चक्रीय प्रवाह को क्या करना, विस्तार से बताना है। 10 नंबर इसके दिए जाएंगे, अथवा है 10 नंबर दिए जाएंगे। थोड़ी गले में प्रॉब्लम स्टूडेंट, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, गले में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा ज़्यादा। ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वीडियोज़ बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, वीडियो रुकना नहीं चाहिए और आपकी तैयारी भी, ठीक है। अथवा है अर्थशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए दोनों में से किसी एक को करना है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत पूर्ण लोच एक उत्पाद 20 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर 100 इकाई की आपूर्ति करता है कि कीमत वो 80 इकाई की क्या आपूर्ति करेगा। यानी जब वो कीमत है तो भैया 80 इकाई की क्या करेगा, अथवा लगा है। फिर आप ये वाला कर सकते हैं कि पूर्ति की लोच के प्रकार को समझाइए। दोनों में से करना एक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन क्या है, भारत में इसके प्रतिकूल होने के कारणों की विवेचना कीजिए। इनमें से भी दोनों में से किसी एक को कर लीजिए। अथवा लगा है, चाहे आप ये वाला कर लीजिएगा कि अतिरिक्त मांग को ठीक करने का राजकोषीय उपाय क्या है, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में से करना सिर्फ आपको मतलब टोटल 3 क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 30 नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 नंबर दिया जाएगा। 300 शब्दों में इस प्रश्न का आंसर देना है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो बुक में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, ये मैंने पूरा सोल्यूशन के साथ में आपको बता दिया है। यदि आपको ये पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप जो चैनल है हमारा फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर भी, और मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो के साथ में, यानी ये वीडियो आप वहाँ पर पेस्ट करके बोलेंगे कि सर इसका PDF दीजिए, फिर हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है और इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।